हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सॉल्यूशंस का सेकंड लेक्चर है और लेक्चर नंबर 14, राइट। तो सॉल्यूशंस हमारा चैप्टर शुरू था। सॉल्यूशंस के बेसिक कंसेप्ट हमने इंट्रोडक्शन में सीखे, बहुत सारे हमने कंसेप्ट देखे। सोल्यूट, सॉल्वेंट क्या होता है, वापस डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ा, थोड़ा सैचुरेशन देखा, सुपर सैचुरेशन देखा, राइट गाइस। ऐसे सारे कंसेप्ट हमने बहुत सारे कवर किए और आज गाइस हम लोग उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के थोड़े और आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी तो वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज का टॉपिक सॉल्युबिलिटी, हम थोड़ा डीप में जाएंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में अगर आपको देखना हो, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, किसी भी सोल्यूट का एक सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जब आता है तब हम कहते हैं कि वो उसमें सैचुरेटली सॉल्युबल है। मतलब कि क्या, सॉल्युबिलिटी यानी कि क्या, सॉल्युबिलिटी यानी कितना वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रहा है ना। उसका मेजर द टेंडेंसी ऑफ अ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अगर बेसिक में इंग्लिश में अगर आपको डेफिनेशन बताओ तो ये है। तो सॉल्युबिलिटी में हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं सीईटी में, जेई में, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी कौन से है और किस नेचर में वो फैक्टर्स उस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्डिंग रहना गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में प्रॉपर बॉन्डिंग होगा तो सोल्यूट इस सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होगा, तब जाके वो सॉल्यूशन बनेगा। अगर वो कोई अलग सॉल्यूशन है, कुछ है, जैसे मैंने ऑयल और वाटर ले लिया, ऑयल प्लस वाटर ले लिया, है ना। अब ऑयल क्या है, ऑयल एक जेली लाइक, जेलेटिनस लाइक सब्सटेंस है जिसको पानी में डालेंगे तो ग्लोब्यूल्स दिखेंगे हमको, ठीक है ना। अब ऑयल और वाटर हमने ले लिया तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर है ना, H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, इसलिए ये वाटर क्या है, पोलर है। अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया तो गाइस मैं जितना चाहे स्टर करूंगा, जितना मर्जी स्टर करूंगा, ऑयल और वाटर का एक प्रॉपर मेरे को मिसिबल सॉल्यूशन बनेगा क्या, वो इमिसिबल रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, इमिसिबल, यानी कि क्या, वो क्लियर सॉल्यूशन कभी बन नहीं पाएगा, यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा कभी। ट्रू सॉल्यूशन बनेगा क्या, ये नहीं बनेगा ऑयल और वाटर का। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो ऑयल है यहाँ पे और वाटर जो है सॉल्वेंट है, इन दोनों का नेचर ही मिल नहीं रहा है, ये पोलर है नॉन पोलर है। जब नेचर ही मिल नहीं रहा है तो गाइस सॉल्यूशन बनने का कोई दूर दूर तक आता ही नहीं है गाइस रिलेशन। तो इसीलिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमको टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए और एक सेंटेंस दिया है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जिस तरह का सॉल्यूट होगा उसी तरह का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। इसमें ऑपोजिट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम मैग्नेट्स में देखते हैं कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है ना, वो लॉज ऑफ अट्रैक्शन अलग हो गई। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल बाइंडिंग जो है वो लाइक और लाइक में ही होता है। अगर पोलर सॉल्वेंट है कोई तो वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, जैसे कि NaCl पोलर है, Na+Cl- चार्जेस रहते हैं इस पे, अगर मैंने इसको डिस्पर्स कर दिया तो। वैसे ये H2O में, H2O भी पोलर है तो NaCl H2O में प्रॉपरली मिसिबल होगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है वैसे ये नमक ही है तो पानी में प्रॉपरली घुल जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर पोलर है, ये दोनों पोलर है। इसीलिए इस सॉल्यूट को, इस सॉल्वेंट में हमको घोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट यही है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट लाइक है, सेम है, तो वो डिसॉल्व होगा उसमें। जैसे अगर मैं नॉन पोलर ले लूं, कोई नॉन पोलर जैसे बेंजीन है ना, तो बेंजीन डिसॉल्व होगा किसी नॉन पोलर में, बेंजाइल क्लोराइड में, है ना। बेंजाइल क्लोराइड के सॉल्यूशन में बेंजीन डिसॉल्व होगा क्योंकि दोनों नॉन पोलर है ना। ये रिंग स्ट्रक्चर है एक ऐसे, ये बेंजीन, ठीक है। सो उसमें डिसॉल्व होगा। सो गाइस आपको पॉइंट नोट करने की कोई आपको पॉइंट ठीक से नोट करके लेना ही है, ठीक है। कोई हार्ड ऐसा नहीं है कुछ जो इसमें समझ में ना आए। बेसिक है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में होना ये जरूरी है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से क्या हो कि अगर कोई लाइक सॉल्वेंट है और लाइक सोल्यूट है तो ही वो डिसॉल्व होंगे, वरना वो डिसॉल्व नहीं होंगे, इमिसिबल सॉल्यूशन बनेगा। जैसे पानी और तेल का मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। अब टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिखा है,
जनरली कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडिली सॉल्युबल इन ईच अदर। देखो अभी केमिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात की, केमिकल कैरेक्टर्स वही है कि इस पे आयनिक चार्जेस है, आयनिक चार्जेस नहीं है, या रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे केमिकल कैरेक्टर होते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक बॉन्ड बनता जाएगा और वैसे वो सॉल्यूशन मिसिबल होगा। ठीक है, आगे इन्होंने एग्जांपल दिया, देखो NaCl और वाटर का वापस सब्सटेंसेस सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गाइस आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये सिमिलर होने चाहिए, है ना। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी सॉल्वेंट का वीक है, सॉल्यूट का बहुत ज्यादा है, तो सॉल्वेंट में जाने के बाद भी वो कंपाउंड जैसा अंदर आया है वैसा ही रहेगा पानी में, वो डिस्पर्स नहीं होगा, क्योंकि उसके बॉन्ड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे से कहीं ज्यादा है, यानी कि उनमें डिफरेंसेस है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इक्वल चाहिए, है ना, लाइक चाहिए, प्रॉपरली चाहिए, तब जाके गाइस वो प्रॉपर एक सॉल्यूशन बनेगा, डिस्पर्शन उसमें तभी होगा। अब देखो आगे वापस एग्जांपल्स दिए गए हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल यानी कि वही जो मैं बता रहा था पोलर और नॉन पोलर के बारे में या आयंस के बारे में, जल्दी से उसके आयंस अगर फॉर्म होते हैं उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में जा करने के बाद, तब जाके वो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दिस इज इंपॉर्टेंट, and intermolecular forces they should be same. Again if the solute is polar, the solvent should be polar. If the solute is non-polar, solvent should be non-polar. Okay, so the things are that, again देखो रिकॉल का वहां पे दिया गया है द टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको अगर याद हो कौन से थे, लंडन फोर्सेस, है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं वो, और आयोनिक, कोवैलेंट, ये जो बॉन्ड्स है बीच में, है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक था, बहुत ये स्ट्रांग वाला होता है ना, ऐसे फोर्सेस थे हमारे, अगर आपको याद हो तो। अब देखो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। अब देखो वही एग्जांपल दिया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी में जो होता है, एग आपने देखा होता है, उसमें योल्क में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो वो डिसॉल्व होगा बेंजीन में, है ना, क्योंकि दोनों वो क्या है, नॉन पोलर। तो आप इसके एग्जांपल्स भी थोड़े बहुत याद कर लो, इसके अच्छे से नोट्स बना लो जिसमें आप पोलर और नॉन पोलर दोनों के एग्जांपल्स लिख रहे हो। ठीक है, अभी और एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है किसमें, टेम्परेचर पे। ठीक है, अब गाइस मैंने कल बताया था आपको कि शुगर वाटर में मैं अगर मैंने सैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन का आपको एग्जांपल देते समय मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं शुगर सॉल्यूशन का, वैसे वैसे मैं शुगर जितनी डाले जा रहा हूं शुगर उसमें डिसॉल्व होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक जगह से लेके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है। और शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया यानी कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने उसको टेम्परेचर वाला कंस्ट्रेंट लगा दिया, जिसकी वजह से वो सिस्टम जो था उसकी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होकर के उसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक जगह से लेके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया और उसकी कैपेसिटी वहां पे बढ़ गई, इंक्रीज हो गई टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से, है ना। मैं कल बता रहा था। तो गाइस सीधा सीधा रिलेशन निकलता है कि टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन गाइस जरूरी तो नहीं है कि हर बार मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, है ना, हर बार जरूरी तो नहीं है। अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग वेरिएशन दिखाते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। अब केमिस्ट्री में यही बच्चे हैं जो नफरत करते हैं इन चीजों से कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कंपाउंड्स के लिए हर बार एक एक्सेप्शन निकल के आता है, हर बार कुछ ना कुछ अलग निकल के आता है। तो गाइस बेसिक यही है कि आपको वहां से डीमोटिवेट नहीं होना है या कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं करना है। देखो अलग अलग चीजें आएंगी, अलग अलग चीजें होंगी, जैसे जैसे कंपाउंड्स आपको समझ में आएंगे, जैसे जैसे निकल करके आएंगे वहां पे एक्सेप्शंस होंगे, कुछ डिसॉल्व होंगे कुछ नहीं होंगे, टेम्परेचर के साथ कुछ वेरी करेंगे कुछ नहीं करेंगे, और ऐसे बहुत सारे आगे कंसेप्ट आएंगे आपको इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी। बात यह है, बात इस कंसेप्ट की नहीं है, बात यह है कि बच्चे थक जाते केमिस्ट्री को कर करके समझ के, अच्छा ये है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी आ गया वो भी आ गया। तो गाइज मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इंटरेस्ट लेना है उसमें थोड़ा थोड़ा। अगर आपको किसी कंपाउंड के बारे में कुछ नई चीज पता चलती है, उस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सर्च करो और उसके एप्लीकेशन ढूंढो, कहाँ कहाँ किस जगह पे इस्तेमाल होता है, थोड़ा और इंटरेस्ट लो उसमें, ठीक है।
लेकिन बात यह है कि आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ वहाँ हिलने नहीं देना है, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेशन आपका एक जगह पे रखना है और जितने सारे कंसेप्ट आ रहे हैं उसको आप एक एक करके प्रॉपरली नोट्स बना करके आपको, जैसे मैंने बोला था कि डिस्टिंग्विश वाली आइडिया है ना, ऐसे 3 कॉलम बना लो अच्छे से और उसमें बना लो कि टेम्परेचर से इफेक्ट होने वाले कितने कितने हैं, कौन से टेम्परेचर से, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इन कंपाउंड्स की बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इन कंपाउंड्स की डिक्रीज होगी, टेम्परेचर से अगर इंक्रीज हो गया तो इस सॉल्युबिलिटी को कुछ नहीं होगा। ऐसे आप ये बना लो थोड़े थोड़े और इसको आप याद रखोगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो टिप्स और ट्रिक्स वो भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं आपको। तो गाइज नोट्स निकालना भूलना नहीं। अगर आप अभी भी आ करके लेक्चर में ऐसे ही बैठ रहे हो, अगर आप सेल फोन लेकर के आपका कान में कॉर्ड्स लगा करके लेक्चर सिर्फ देख रहे हो नॉर्मली, आपके हाथ में पेन पेंसिल नोट्स कुछ नहीं, ना टेक्स्ट बुक है, तो गाइज प्लीज आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उससे कुछ बनने वाला नहीं है। आपको थोड़ा नोट्स वगैरह बनाने हैं। अगर बैठना, आपको आलस नहीं करना, पेन बुक नोटबुक लेके बैठना है, टेक्स्ट बुक में हाइलाइटर लेके बैठना, आपको हाईलाइट करना है जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स किस पे आते हैं किस पे नहीं आते, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। अब देखो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपको याद होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है गाइस। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपको याद होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं, जो रिएक्शंस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जिसमें होता है, और एक्सोथर्मिक यानी कि क्या, प्रोडक्ट आने के बाद इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है ना। तो गाइस ऐसे कुछ कंपाउंड्स अगर हम पानी में डालेंगे तो गाइस जो कंपाउंड्स एंडोथर्मिसिटी को फेवरेबल होते हैं, यानी कि जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट डिसोल्यूशन के वक्त, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन वाइल डिसॉल्विंग, ठीक है। वैसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्वेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, किसमें, एंडोथर्मिक सब्सटेंसेस में। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में जैसे मैंने डिसॉल्व करता हूं उस कंपाउंड को सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, डिसॉल्व करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि पहले वो एक्सोथर्मिक, पहले ही वो कंपाउंड उसमें डिसॉल्व होने के बाद हीट रिलीज कर रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है वापस, और मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो फेवरेबल नहीं होगा एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स के लिए जो डिसोल्यूशन के बाद एक्सोथर्मिसिटी दिखा रहे हैं गाइस। तो ये एक कंडीशन है जिसमें आप देख सकते हैं KCl का एग्जांपल उन्होंने दिया है ना, पोटेशियम क्लोराइड का। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इस पे डिपेंडेंट नहीं है सॉल्युबिलिटी। जैसे मैंने बोला आपको, अगर कोई एंडोथर्मिक कंपाउंड है तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, कंपाउंड एक्सोथर्मिक है उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा कोई रिलेशन प्रॉपर नहीं है जो हर लिक्विड के लिए बिकता है फिट। रिलेशन मेन है एंथैल्पी की तरफ। solubility whole and sole it depends on the enthalpy. Enthalpy means the internal energy, आप बोल सकते हैं टोटल कंपाउंड की internal energy and the heat inside it which it contains in its dynamic state. You should understand this. आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, एंथैल्पी कंसेप्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स में है, लेकिन आप बात को यही समझ लो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस पे डिपेंड नहीं है कि सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा होगी। कुछ कंपाउंड्स के लिए वो फेवरेबल है, ट्रू है, लेकिन पूरी तरह से हम इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि एंडोथर्मिक के लिए ऐसा भी होगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिसिटी एंड एंडोथर्मिसिटी। जो मैं पिछले 3 मिनट से आपको बता रहा हूं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मेन मुद्दा है, देखो फॉर एग्जांपल CaCl2 और NHNO3 है ना। सो गाइस आप देख सकते हैं CaCl2 और NHNO3 दोनों का अगर हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में ये सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है। टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो दोनों की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन बात देखने वाली ये है, CaCl2 पानी में जाने के बाद एक्सोथर्मिसिटी दिखाता है, NHNO3 एंडोथर्मिसिटी दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो
हीट वाले कंटेंट से, हीट वाले मैटर है, यहां पे ये ट्रू नहीं है। यानी कि क्या, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इस कोरिलेशन पे हम किसी भी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी को कंक्लूड नहीं कर सकते। यहां पे बात खत्म नहीं होती कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सो होगा तो सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम होगी, एंडो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा कंक्लूड तो नहीं कर सकते। बहुत सारे कंपाउंड्स में एक्सेप्शंस ऐसे हैं कि दोनों के टेम्परेचर, दोनों का एक्सोथर्मिसिटी एंडोथर्मिसिटी, एनर्जी कोरिलेशंस अलग अलग है। बात समझने वाली ये है कि बाइंडिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, इंटरनल एनर्जी के फैक्टर्स हमको पता होने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। सो गाइस, टेम्परेचर हमारा इफेक्ट हो गया कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ना। और अब हम देखेंगे इसके बारे में, प्रेशर इफेक्ट्स के बारे में। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है किसी भी कंपाउंड को, है ना, सोल्यूबिलिटी में। अब गाइस मेन बात सीखने वाली है, प्रेशर में गैसेस सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, लिक्विड्स और सॉलिड्स ये दोनों इफेक्ट तो नहीं होते क्योंकि दोनों इनकम्प्रेसिबल है ना। प्रेशर इस पे कितना भी लगा तो सोल्यूबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गैसेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गैसेस पे फर्क कैसा पड़ता है कि प्रेशर मैंने अगर बढ़ा दिया तो सोल्यूबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी। गैसेस को मैंने कंप्रेस करके डिसॉल्व किया किसी भी लिक्विड में, है ना, लिक्विड और गैसेस की सोल्यूबिलिटी की बात चल रही है। सबसे पहली बात ये समझ लो, यहां पे लिक्विड एज अ सॉल्वेंट हम ले रहे हैं इस प्रेशर इफेक्ट्स देखने के लिए, और गैस हम एज अ सोल्यूट कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रेशर जैसे मैंने इंक्रीज कर दिया तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और टेम्परेचर में एक बात आपको बोलने वाली रहेगी कि ब्लू बॉक्स में जो आपको दिख रहा है कुछ फैक्ट दिया गया है ना, एक आर्टिकल है, एक फैक्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में रिवर का वाटर इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को कूल करने के लिए। अब इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कूलिंग टावर में जब हम डालते हैं उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को, तो एक कूलिंग मीडियम चाहिए। तो हम यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे चीप, सबसे पोर्टेबल, सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल वो होगा सोर्स एक ही है, वो है वाटर। तो पानी को इस्तेमाल करते हैं, रिवर वाटर को, उनके हीटेड प्रोडक्ट्स को कूल करने के लिए, है ना। अब किसी भी हीटेड प्रोडक्ट के अगर ये सानिध्य में आएगा, उसके अराउंड आएगा, उसके अक्रॉस आएगा, तो वाटर भी क्या हो जाएगा, वाटर भी थोड़ा हीट हो जाएगा, राइट गाइस। तो कूल्ड वाटर को, जो उनका कूलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो वापस इस रिवर वाटर को रिवर में वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन गाइस टेम्परेचर जो है इस वाटर का, वो रिवर वाटर से बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरा ओवरऑल रिवर वाटर का। तो गाइस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गैसेस में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि गैसेस होते हैं लिक्विड में कंडेंस्ड फॉर्म में, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वीक। अगर हम थोड़े से भी टेम्परेचर उसको लगाएंगे तो गैसेस उड़ जाएंगे पानी में से, यानी कि क्या, वो उनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए वो जो गर्म पानी रिवर में छोड़ा जाता है थ्रू इंडस्ट्रीज, बाय द इंडस्ट्रीज आफ्टर कूलिंग प्रोसेस, the thing is that the oxygen level, the oxygen solubility in that river water decreases। एटमॉस्फेयर में चाहे जितना ऑक्सीजन हो, लेकिन पानी अगर गर्म है तो ऑक्सीजन कंडेंस होकर पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से पूरी एक्वेटिक लाइफ जो है उस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से सफर करती है, which is really really sad, and that's the reason why United States have again decided to cool the water again and then send it into the river. The temperature should be checked which water is being sent, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसके पीछे ऐसे बड़े बड़े साइंस है, बड़े बड़े नहीं, बहुत इजी साइंस है कि प्रेशर, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है कई जीवों को, है ना। और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग भी है, जहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें भी यही सब लॉजिक है ना। लेकिन वो बात बहुत अलग है, हम कहीं फुर्सत में बात करेंगे उन चीज़ों की, है ना। फिलहाल हमारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। मैं बात कर रहा था प्रेशर की बात क्या कर रहा था मैं, कि जैसे मैं सोल्यूबिलिटी को प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, गैस की सोल्यूबिलिटी उसमें इंक्रीज होगी। अब देखो, जैसे किसी हम कोक ड्रिंक देखते हैं, है ना, उसमें CO2 को डिसॉल्व किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, वो बॉटल्स को एयर टाइट किया जाता है, पैक, यानी कि क्या, उसमें प्रेशर कहीं ज्यादा बढ़ा दिया जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 उसमें ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो अगर हम उस बॉटल को खोलेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉटल के अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा CO2 है वो बाहर निकल के आता है ना। तो इसकी वजह से हमको एफरवेसेंस दिखता है उसमें,
तो ये है एफरवेसेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से CO2 की सॉल्युबिलिटी उस कोक में इंक्रीज हो जाती है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्विलिब्रियम में आने के बाद एक्स्ट्रा CO2 जो डिसॉल्व हुआ था वो निकल के आता है एफरवेसेंस के साथ। समझ में आ रहा है? सो इस पे हमारे हेनरी सर ने एक लॉ दिया है जिसको कहते हैं हेनरीज लॉ। आज का लास्ट टॉपिक है, सो ध्यान दो, लिख लो अच्छे से। हेनरीज लॉ क्या है? एज द प्रेशर increases the solubility of gas in a liquid at a given temperature increases. ठीक है? As the pressure goes on increasing, so the solubility increases. So pressure is directly proportional to the solubility. As pressure increases, solubility increases. So हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट KH इंटू S। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो आप देख लो। ठीक है, अब प्रेशर है यहाँ पे बार में, है ना, सोल्यूबिलिटी है मोल्स पर लीटर में, तो KH जो हेनरीज कांस्टेंट है इसका आप यूनिट निकाल सकते हो। अब ये बार है, मोल्स पर लीटर को मैंने वहाँ भेज दिया, लीटर अपॉन मोल, तो ये यूनिट है KH का, ये मोल है ना, ये L नहीं है कोई, बार लीटर अपॉन मोल। तो ये हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट है, जो कि आपको यूनिट्स की स्टेबिलिटी, है ना, प्रॉपर यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए तो यूनिट्स आप लिख सकते हो। और ये आज का लास्ट टॉपिक था हेनरीज लॉ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में। ठीक है, नोट कर लो, अगले लेक्चर में राउल्ट्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं हम। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वापस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आप अगर थोड़ा सा पढ़ के आओगे, तैयार हो गया होगे, तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है पढ़ाई पे। कोरोना वायरस लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको गाइस हार नहीं माननी है। एग्जाम्स थोड़े डिले होंगे, पोर्शन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, आपके लिए और आसान है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे गाइस, मेरिट्स में भी आ सकते हो। CET JEE के लिए इन प्रिपरेशन चालू कर दो जल्दी से जल्दी जितना होगा। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस, दिन को आपके यूटिलाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप भूल रहे हो रिवाइज करना है तो पिछले लेक्चर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिंक, पिछले लेक्चर्स भी जरूर देखो सॉलिड स्टेट्स के, वापस रिवाइज करने के लिए। ठीक है, डाउट्स जो है पूछते रहो, कुछ भी डाउट्स आए, कितने भी फालतू हो, कितने भी कुछ हो, मतलब टॉपिक रिलेटेड, कितना भी आपको लग रहा है कि लेम है, ठीक है चलो इजी कंसेप्ट है, ये पूछने से ऐसा वैसा हिचकिचाना नहीं है गाइस। कमेंट सेक्शन में प्लीज डालो जो भी डाउट्स होंगे, हम जरूर देखेंगे और आपको जरूर इत्तला कर देंगे, जरूर पूरे सब डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट, थैंक यू।